आज हम सम्राट अशोक पर बात करेंगे। सम्राट अशोक जो हैं वो बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक बने और प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई भी ऐसा सम्राट नहीं हुआ जिसकी तुलना अशोक के साथ की जा सके। सम्राट अशोक का शासनकाल भारत के इतिहास में अत्यंत गौरवशाली काल रहा और इस युग में अशोक ने अपनी असाधारण कुशलता, क्षमता, विश्वास, सर्वगुण संपन्नता के कारण भारत की सर्वोन्मुखी उन्नति जो है वो प्रशस्त की। H.G. वेल्स ने लिखा है, इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले सहस्त्रों राजाओं के नामों के मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान दैदीप्यमान है। अशोक को विश्व की महान विभूतियों में से एक कहा जा सकता है। इन्होंने धर्म संरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रजावत्सल्यता, कला के विकास आदि में महान काम किए और अपने आप को महान सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने शस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय को अपनाया और इसलिए इनकी राजनीतिक उपलब्धियां तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन इनकी जो अमर कीर्ति का आधार बनी वो इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी जो विश्व के लिए अतुलनीय हैं, एक अमूल्य धरोहर है और इन्होंने अपनी नीतियों में समस्त जीव जगत की भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक परम आदर्श जो है उसको प्रस्तुत किया। आप इन सब बातों से ही अनुमान लगा लीजिए कि अशोक जो हैं वो कितने महान सम्राट रहे होंगे। सम्राट अशोक की जानकारी हमें किन साधनों से पता पड़ी, तो इसके लिए हमारे सामने बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो जब हम जानकारी के स्रोत की बात करते हैं तो इसमें न केवल साहित्यिक सामग्री है अपितु अभिलेखीय सामग्री भी प्रचुर मात्रा में हमें मिलती है। साहित्यिक सामग्री में विभिन्न विद्वानों ने इनके बारे में लिखा, लेकिन ज़्यादा जो मिलते हैं ग्रंथ वो हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, बुद्धघोष की रचनाएं, दिव्यावदान, अशोकावदान माला, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, कलहन की राजतरंगिणी आदि प्रमुख हैं। इन बौद्ध ग्रंथों के अलावा भारत में समय समय पर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्वान आए। उन विद्वानों ने भी अशोक के बारे में लिखा। इनमें हम फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग आदि का उल्लेख कर सकते हैं। अभिलेख्य सामग्री में खुद अशोक ने अभिलेख जो हैं
वो बनवाए, लिखवाए। और इन अभिलेखों में हमें अशोक के बारे में प्रचुर और पर्याप्त जानकारी जो है वो मिलती है। सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया, लेकिन अशोक की लिपि जो थी उसको सबसे पहले जो पढ़ा वो थे जेम्स प्रिंसेप, और 1837 में उनको सफलता मिली। अशोक के ये जो अभिलेख हैं वो भारत के विभिन्न भागों में मिले हैं, जो कि उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं, अशोक की विचारधाराओं से अवगत करवाते हैं। और इन अभिलेखों में लघु शिलालेख भी हैं और बड़े शिलालेख भी हैं। ये अभिलेख शिलाओं पर भी मिले हैं, स्तंभों पर भी मिले हैं, गुहाओं पर भी मिले हैं। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, गुहा लेखों की संख्या 3 है, बड़े शिलालेखों की संख्या 14 है। और अशोक के इन अभिलेखों के अलावा 150 ईस्वी का रुद्रनामन का गिरनार अभिलेख भी हमें अशोक के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा नागार्जुनी गुफा अभिलेख जो हैं वो हमें अशोक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और इन सभी सोर्सेस के आधार पर, स्रोतों के आधार पर हम निसंदेह ये कह पाते हैं, ये स्थापित करते हैं कि अशोक जो हैं वो एक यशस्वी पुरुष थे और उन्होंने एक नई विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया था, और इसीलिए वे अशोक से महान अशोक के रूप में स्थापित हो गए। अब सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन की जब हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। वो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी और इनके लिए दर्शनिया, प्रसादिका, जनकल्याणी शब्दों का प्रयोग किया गया है। दक्षिणी बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनकी माँ का नाम धम्मा बताते हैं, और इन्हीं धम्मा से अशोक के सगे भाई जो हैं विगतशोक, तिष्य जो हैं वो भी बताते हैं। दीपवंश और महावंश बिंदुसार की 16 रानियां बताते हैं और उनसे 101 पुत्रों का उल्लेख बताते हैं, जिनमें सुशिम और सुमन जो हैं वो सबसे बड़े थे। साक्ष्यों के आधार पर हमें ये पता पड़ता है कि अशोक की अनेक रानियां थीं, पत्नियां थीं, जिनमें विदिशा की श्रेष्ठ पुत्री देवी, विदिशा देवी शाक्य कुमारी के नाम से पुकारी जाती थी। इनके अलावा असंधमित्रा, तिष्यरक्षिता, पद्मावती, कारुवाकी को चारवा भी कहा गया है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि यहाँ देवी और असंधमित्रा जो है वो एक थी, पद्मावती और कारुवाकी जो है वो एक ही रानी का नाम था। देवी से महेंद्र और संघमित्रा नामक पुत्री पैदा हुई अशोक के। पद्मावती से कुणाल और धर्म विवर्धन पुत्र पैदा हुए। कारुवाकी से तीवर, कहीं कहीं इन्हें तीवल नाम दिया गया है, पैदा हुए।
इसके अलावा कलहन की राजतरंगिणी में भी अशोक के एक अन्य पुत्र जालोक का उल्लेख मिलता है। अब वो अशोक की किस पत्नी से उत्पन्न हुए, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते। अशोक की एक अन्य पुत्री चारुमती का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इनकी माता कौन थी ये अभी नहीं पता पड़ा है। तो ये अशोक का प्रारंभिक जीवन और परिवार था। अशोक जो हैं उन्होंने राज्याभिषेक से पूर्व अपने पिता के समय में प्रांतीय शासक के रूप में कार्य किया। बिंदुसार जो उनके पिता थे, उनके शासनकाल में वो प्रांतीय सूबेदार उपराजा के पद पर नियुक्त किए गए थे और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उन्हें सर्वप्रथम अवंती प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने विद्रोही तत्वों का दमन करके शांति और व्यवस्था स्थापित की थी। और उनकी इसी योग्यता से प्रभावित होकर उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला का सूबेदार बना दिया था। और तक्षशिला का सूबेदार बनाने का कारण तक्षशिला में भ्रष्ट राज्याधिकारियों के विरुद्ध जनता का विद्रोह था और अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत किया था, दबा दिया था। साक्ष्यों के आधार पर यह भी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के अंतिम समय में तक्षशिला में पुनः विद्रोह हुआ था, जिसे शांत करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र सुशिम को भेजा था। सुशिम विद्रोह दबाने में असफल रहे थे। तब बिंदुसार ने पुनः अशोक को भेजा था और अशोक ने सफलतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया था। और इस विद्रोह के दमन करने के पश्चात राज्य के कई मंत्रियों का उन्हें समर्थन प्राप्त हो गया था और कुछ दिन बाद ही बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। और अपने समर्थक मंत्रियों, जिनमें हम राधागुप्त का मुख्य रूप से उल्लेख करते हैं, की सहायता से उन्होंने सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। ये अशोक के प्रांतीय शासक के रूप का कार्यकाल था। अब आता है उत्तराधिकार संघर्ष। करीब करीब सभी बौद्ध ग्रंथ, चीनी साक्ष्य, तिब्बती साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं, जिसमें हम महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, महाबोधि वंश, तिब्बती और चीनी जितने भी साक्ष्य हैं उनका उल्लेख कर सकते हैं। उनका ये मानना है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन प्राप्ति के लिए बिंदुसार के पुत्रों में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अशोक ने अपने बड़े भाई सुशिम को परास्त करके मार डाला और मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। अब इस संघर्ष में कितने भाइयों ने भाग लिया, कितने मारे गए, ये एक विवाद का विषय है। जैसे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 98 से 99 भाइयों का वध करके सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन ये मत सही नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है बौद्ध साक्ष्य ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हों कि देखो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक जो है वो कितने क्रूर थे और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात वो कितने उदार बन गए। विद्वानों का ये कहना है कि हम इसे पूर्ण रूप से सच नहीं मान सकते, लेकिन यह भी निश्चित सा ही लगता है कि अशोक को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाइयों से उत्तराधिकारी संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि अशोक के राज्याभिषेक की जो तिथि ज्ञात होती है, निकलती है साक्ष्यों के आधार पर, उसमें और अशोक के सिंहासन को प्राप्त करने में 4 वर्ष का अंतराल है
और ये माना जाता है कि इस अंतर का मुख्य कारण उत्तराधिकारी संघर्ष ही था। दिव्यावतान कहते हैं कि ये उत्तराधिकार का संघर्ष जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में ही शुरू हो गया था। बिंदुसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुषुम्न को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, जबकि उनके जो प्रधानमंत्री थे खल्लाटक और मंत्री राधागुप्त अशोक के पक्ष में थे। और बिंदुसार की मृत्यु के तत्काल बाद मंत्रियों की सहायता से अशोक ने सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। अशोक के अन्य जो भाई थे उन्होंने सुषुम्न के नेतृत्व में अशोक को चुनौती दी। गृह युद्ध लड़ा गया। सुषुम्न अपने भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए और अशोक जो है वो विजयी रहे और उन्होंने सिंहासन प्राप्त कर लिया। लेकिन डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर D.R. भंडारकर ये मानने को तैयार नहीं हैं कि अशोक जैसा शासक कभी अपने भाइयों की हत्या भी कर सकता है, और उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक तर्क भी दिए हैं। लेकिन ज़्यादा मान्य यही लगता है कि गृह युद्ध लड़ा गया था और इसमें हत्या भी हुई थी, हत्या भी हुई होगी। हालांकि हम बौद्ध ग्रंथों को पूर्ण रूप से सच नहीं मान सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि गृह युद्ध या उत्तराधिकारी का संघर्ष जो है वो अशोक को सामना करना पड़ा हो या अशोक के समय में हुआ हो। अब अशोक के नाम। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों में अशोक को 3 नाम दिए गए हैं: अशोक, देवानप्रिय प्रियदर्शी और राजा। केवल मास्की का लघु शिलालेख जो है उसको छोड़कर अशोक के सभी जगह जो लेख मिले हैं उनमें उन्हें प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। श्रीलंका के जो ग्रंथ हैं उनमें अशोक को प्रियदर्शन कहा गया है। तो ये अशोक के नाम हैं। अब अशोक की विजय। अशोक की विजय मुख्य रूप से 2 मानी जाती हैं, कश्मीर और कलिंग। अशोक ने कश्मीर को जीता। ये सिर्फ कलहन की राजतरंगिणी जो है वो इस बात की पुष्टि करती है। तरंगिणी के अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। उसी ने न केवल कश्मीर घाटी को जीता था अपितु श्रीनगर की स्थापना भी की थी। कुछ विद्वानों ने इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अशोक ने ही कश्मीर जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया होगा। लेकिन कलिंग विजय के अतिरिक्त अशोक ने अन्य कोई विजय की थी, हमें किसी भी ग्रंथ से कलहन की राजतरंगिणी के अलावा किसी भी साक्ष्य से यह जानकारी नहीं मिलती। अतः कश्मीर बिंदुसार ने जीता या चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए अशोक की कश्मीर विजय जो है वो प्रामाणिक रूप से अभी स्थापित नहीं हुई है। प्रामाणिक रूप से कश्मीर विजय की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस विजय को प्रामाणिक नहीं माना जाता अभी तक। दूसरी विजय है इसकी कलिंग विजय। कलिंग मगध राज्य जो था उसके पड़ोस में ही था, शक्तिशाली राज्य था।
हालांकि हाथी गुम्फा अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि कलिंग में नंदों का आधिपत्य था। और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कलिंग को स्वतंत्र नहीं छोड़ा होगा और अपने शासनकाल में उस पर शासन स्थापित किया होगा। लेकिन मैगस्थनीज की इंडिका के विवरण में एक समस्या पैदा हो जाती है, जिसमें उन्होंने कलिंग का उल्लेख एक स्वाधीन देश के समान किया है। हो सकता है चंद्रगुप्त ने कलिंग राज्य को स्वायत्त शासन की सुविधा दे रखी हो। और विद्वानों का मानना है कि हो सकता है बिंदुसार के समय में कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया हो और इसीलिए अशोक ने उसे पुनः साम्राज्य के अधीन लाने के लिए उस पर आक्रमण किया हो। कलिंग का युद्ध लड़ा गया। युद्ध भयंकर था। इसमें अशोक की सेना जो है वो विजयी हुई और युद्ध की भयानकता के संबंध में अशोक ने खुद 13वें शिलालेख में जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें 1.5 लाख मनुष्य वहाँ कैद किए गए, 1 लाख मनुष्य मारे गए और इससे कई गुना अन्य कारणों से मरे। इस युद्ध की भीषणता ने अशोक को काफ़ी प्रभावित किया। उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि कलिंग विजय में उस समय जितने आदमी मारे गए, मरे या कैद हुए, उनके 100वें या 1000वें हिस्से का नाश भी उनको बड़े दुख का कारण होगा। उनकी यही इच्छा है कि सब प्राणी निरापद, संयमी, शांत और प्रसन्न रहें। उसने घोषित किया, सर शाक्य विजयी शस्त्रास्त्रों से प्राप्त मुख्य और यथार्थ विजय नहीं है, यथार्थ और मुख्य विजय धर्म विजय ही है। तो इस प्रकार कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक के लिए एक तरह से परिवर्तनकारी, युगांतरकारी रहा और इस युद्ध के पश्चात इसकी कहा जाता है कि इसकी भयानकता के कारण अशोक जो हैं वो परिवर्तित हो गए और कलिंग का युद्ध विश्व के लिए युगांतरी युद्धों में से एक था। और इसके बाद अशोक ने अपना सर्वस्व जीवन जो है वो जन कल्याण और धर्म प्रचार में अर्पित कर दिया और वे सत्य, अहिंसा, सहयोग, सहिष्णुता के प्रचारक बन गए। ये अशोक की विजय थी। अब अशोक का धम्म कर लेंगे।